हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है अक्टूबर 13 2023। आज से आपका अगर प्रीलिम देना होगा 2024 का, तो आपके पास 205 डेज बचते हैं, सिर्फ 205 डेज। ठीक है, देखते हैं आज के द हिंदू में क्या है। फर्स्ट पेज पे इंडिया और इंडिया की रिलेटेड न्यूज़ है, पैलेस्टीन से रिलेटेड। देखो, इंडिया रिट्रीट्स कॉल फॉर अ सॉवरन पैलेस्टीन स्टेट। इंडिया का जो पहले टांस था कि जो पैलेस्टीन है एक सॉवरन स्टेट है, उसके ऊपर हम कंफर्म करते हैं, यही बोला गया है। ठीक है, किसने बोला है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने ये बोला है। और इंडिया ऑपरेशन अजय चलाएगा इसराइल के अंदर जो फंसे हुए इंडियन लोग हैं उनको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया ऑलवेज एडवोकेट द रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट नेगोशिएशंस टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोवरन इंडिपेंडेंट वायबल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन लिविंग विद इन सिक्योर एंड रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स साइड बाय साइड एट पीस विथ इसराइल। ये इन्होंने बोला है कि हम सपोर्ट करते हैं इसराइल का सोवरन इंडिपेंडेंट वायबल स्टेट बनने के, और वो बॉर्डर रिकॉग्नाइज कर ले इसराइल के साथ अपनी। ठीक है, एंड इंडिया की पॉलिसी में अभी कोई, इंडिया की जो लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंट पॉलिसी है जो सोवरन पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करती है, देयर इज नो चेंज इन द पॉलिसी, यही बोला है। ठीक है, और क्या बोला है देखते हैं। उन्होंने ये बोला है कि the official spokesperson said that there was a universal obligation to observe a humanitarian law। जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, बट द एम्फेसाइज द रिक्वायरमेंट टू फाइट अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म। बट उन्होंने इनडायरेक्टली भी बोला है कि जो इंटरनेशनल टेररिज्म है उसके खिलाफ आपको फाइट करनी पड़ेगी। और उनको ये पूछा गया कि आप हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हो या नहीं हो, उसके ऊपर उन्होंने कुछ क्लियर आंसर नहीं दिया। ठीक है, इतना भी याद रखिए, क्योंकि जो पीएम मोदी की ट्वीट थी उसके उन्होंने बोला था कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो अटैक किया इसराइल के ऊपर उसको हम कंडेम करते हैं, तो हमास को उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला था। देखो, हमास जो है वो गाजा पट्टी के अंदर रूल करती है, ये गाजा स्ट्रिप है, ये इसराइल है व्हाइट कलर का, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमास रूल करता है। ठीक है, इसके ऊपर एडिटोरियल भी, उसको भी देखेंगे, अभी नहीं बाद में। ठीक है, इंडिया रैंक्स 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज इन हंगर इंडेक्स। ठीक है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसका रिपोर्ट आई है 2023 की, उसके अंदर इंडिया को 125th कंट्री के अंदर 111 रैंक दी गई है। तो ये लगातार इंडिया को कम रैंक दी जाती है, जैसे कि 2022 में इंडिया को 107th रैंक दी गई थी आउट ऑफ 200 एंड 111 121 कंट्रीज। 2021 में इंडिया को 101 रैंक दी गई थी 116 में के। 2024 में इंडिया को 94th रैंक दी गई थी 107 कंट्री में से। 2019 में 102 रैंक दी गई थी 113 कंट्री में से। 2018 में 103 रैंक दी गई 111 कंट्रीज में से। ठीक है, तो लगातार इंडिया की जो रैंक है उसको कम दी गई है। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसको नहीं मानते, बिकॉज कंटिन्यू थर्ड ईयर साइटिंग ऑफ फ्लॉ मेथोडोलॉजी, जो इनकी मेथोडोलॉजी है काउंटिंग की, उसको हम फ्लॉ मानते हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट ने कंटिन्यूली बोला है। और अपनी रैंक नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे भी कम दिखाई गई है, तो ये तो ऑब्जेक्शन की बात होगी, क्योंकि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि पाकिस्तान जैसी कंट्री से भी अपने यहाँ ग्लोबल हंगर ज़्यादा होगी। ठीक है, हंगर ज़्यादा होगी, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अफगानिस्तान 30 and 12 sub-Aran country perform worse than India. ठीक है, and India's rank is based on a global hunger index score of 28.7%। 28.7 इतना स्कोर आया है। ये 100 पॉइंट में से स्कोर दिया जाता है, अगर जीरो स्कोर आता है तो ये बेस्ट कंडीशन होगी, जैसे अपन 100 की तरफ जाएंगे वैसे वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन होते जाएगी। तो इंडिया का स्कोर कितना है? 28.7 स्कोर आया है आउट ऑफ द 100। ठीक है, जीरो अगर स्कोर आता तो सबसे बेस्ट कंडीशन होती, और 100 की तरफ जैसे जैसे जाएंगे अपन 1 2 3 ऐसी नंबरिंग जो होगा वैसे वैसे वर्स्ट कंडीशन होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या दिया है इस न्यूज़ में। इसके अंदर चार इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट इंडिकेटर होता है अंडर नरिशमेंट, सेकंड चाइल्ड स्टंटिंग, थर्ड चाइल्ड वेस्टिंग एंड फोर्थ चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्वेश्चन किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, एंड कॉल्ड इट अ फ्लॉड मेजर्स ऑफ हंगर दैट डजंट रिफ्लेक्ट इंडियाज
ट्रू पोजीशन, वो इंडिया की ट्रू पोजीशन नहीं दिखाता, इनकी जो मेथोडोलॉजी वो फॉल्स है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यूजेस द सेम डाटा सोर्सेज फॉर ऑल द कंट्रीज टू कैलकुलेट द रिस्पेक्टिव कंट्रीज स्कोर। ये किसने बोला है? ये सीनियर पॉलिसी एडवाइजर एट ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उन्होंने बोला है कि हम तो एक ही क्राइटेरिया का डाटा सोर्स यूज, वी यूजेस द सेम डाटा सोर्सेस फॉर ऑल कंट्री टू कैलकुलेट देयर रिस्पेक्टिव स्कोर्स। हर कंट्री के लिए एक ही मापदंड होता है, उसी को यूज करके हम उसको काउंट करते हैं और उसको स्कोर देते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बोला, वैसा तो उनको बोलना पड़ेगा क्योंकि उनको रिपोर्ट पब्लिश करनी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी, दो न्यूज़ थी। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया गवर्नमेंट रिवोक्स द नॉट टू टेस्ट न्यू वैक्सीन ऑन स्ट्रे डॉग। 2022 में एक सर्कुलर आया था, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि आप डॉग्स के ऊपर जो स्ट्रेट डॉग्स है उनके ऊपर आप वैक्सीन टेस्ट कर सकते हो, लेकिन अभी सर्कुलर को वापस लिया गया है। ये रिकमेंडेशन दी थी कमेटी फॉर पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एनिमल्स। इनकी रिकमेंडेशन थी कि जो न्यू वैक्सीन आ रही है उसके ट्रायल्स आप कर सकते हो कुत्तों के ऊपर, जो स्ट्रे डॉग्स है उसके ऊपर, लेकिन उसको आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा कुत्ते को, और उसके बाद उसको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा एज पर द गाइडलाइंस। अभी ये गाइडलाइन वापस ले ली गई है क्योंकि अपोज बाय एनिमल जो एक्टिविस्ट होते हैं उन्होंने इसको अपोज किया और उसके बाद ले ली। यहाँ पे एडिटोरियल है, हमास एंड इट्स सपोर्टर्स आर बियॉन्ड बिलीफ, ठीक है। कुछ है भी नहीं इस एडिटोरियल में, लेकिन थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, जो CNN जो आउटलेट है न्यूज़ का, वो तो दिखा रहा है ये हमास को, इसराइल हमास को एज वन साइडेड वॉर, जैसे कि रिलीजियस वॉर है, ठीक है। लेकिन जो राइटर है ना वो बायस नहीं बोल सकते अपन, लेकिन उनका एक व्यू है और वो व्यू को वो पोर्ट्रेट करेंगे और उसके लिए वो सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स भी देंगे आगे आगे, ठीक है। देखिए जो लिबरल कंट्री है जैसे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर, जैसे कि फ्रांस कंट्री है, वो सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीन कॉज को। पैलेस्टीन कॉज का मतलब ये होता है कि पैलेस्टीन एक स्टेट होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलेंगे पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट करना। अभी इंडिया ने भी बोला है कि हम भी पैलेस्टीन को मानते हैं और उसकी सॉवरेनिटी को हम भी बोलते हैं एक सॉवरेन स्टेट बनना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि फ्रांस के अंदर जो सिंपति है पैलेस्टीन कॉज को लेके वो भी है, लेकिन फ्रांस के अंदर भी अभी दंगे हुए, वो वहाँ पे भी मुस्लिम पॉपुलेशन ने बहुत ज़्यादा दंगे वगैरह किए, तो यही वो बोल रहे हैं। तो उसके बाद हमास अटैक को सही भी ठहराया जा सकता है, गलत भी बोला जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हमास ने फर्स्ट अटैक किया इसराइल के ऊपर, जब उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने उनके सिविलियंस पे अटैक किया। जब इसराइल ने बैक अटैक किया तो इसराइल ने जब अटैक किया तो पहले गाजा स्ट्रिप के अंदर देखो यहाँ पे हमास है, यहाँ पे हमास रूल करता है। वेस्ट बैंक के अंदर PLO पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन रूल करती है, ठीक है। तो जब हमास ने अटैक किया तो उन्होंने इंटीमेशन नहीं दिया था कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन जब इसराइल ने किया तो उन्होंने सिविल्स को वार्निंग दिया था कि आप इवेक्ट कर दो, छोड़ दीजिए जगह, हम अटैक करने वाले। तो ये तो सिविलियंस पे वार करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको तो अपन टेररिस्ट ही बोलेंगे, क्योंकि मिलिट्री टू मिलिट्री अगर फाइट होती है तो उसको वॉर बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कंपैरिजन किया है, ठीक है, कि जो वेस्ट बैंक में, जो अभी मैंने आपको दिखाया, वेस्ट बैंक के अंदर जो पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, जब वो यासिर अराफात के अंदर थी, तब उन्होंने भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जिसकी वजह से उनको लगा कि हमारा रिकॉग्निशन अदर कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज ले लेंगे, ठीक है। देखिए दो चीज़ें थी, एक यहाँ पे सेकुलर मुस्लिम थे और एक रिलीजियस मुस्लिम थे। तो सेकुलर मुस्लिम्स बोल रहे थे कि हमारा स्टेट का राइट है, वी आर हैविंग अ राइट ऑफ लैंड, हम यहाँ रहते थे, हम यहाँ के पहले के निवासी हैं, तो हमारे के वो राइट है। और दूसरे थे रिलीजियस मुस्लिम्स जो बोलते थे नहीं नहीं नहीं, ये ज्यूज है, ये ज्यूज लोगों ने हमें इनक्रोच किया है और हमारी लैंड इन्होंने ले ली है। वैसे कि उन्होंने पैसे लेके खरीदी थी, ये बात अलग है, लेकिन वो बोलते कि अभी ये लैंड हमारी है और हम इसको ही मतलब जो इसराइल है, ठीक है, इसराइल के पास जो लैंड है वो उन्होंने खरीदी हुई है, लेकिन जो अरब से वो बोलते कि हमारी ये लैंड पहले की थी। लेकिन जो हमास और जो PLO वेस्ट बैंक, यहाँ पे मैप पे देखिए हमास और वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक के अंदर जब यासिर अरफ का रूल था, मतलब PLO को लीड करते थे, तो उन्होंने भी बहुत बार टेररिस्ट अटैक किए, इधर उधर सेटलमेंट्स जो इसराइल की थी उनके ऊपर उन्होंने अटैक किए। और फिर ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ, ओस्लो अकॉर्ड के अंदर ये तय हो गया
कि इसराइल की जो सेटलमेंट्स है वो एक्सपांशन नहीं करेंगे। एक्सपांशन का मतलब वो एनक्रोचमेंट नहीं करेगी वेस्ट बैंक के अंदर अभी आप, ठीक है। तो वही एक स्ट्रैटेजी अभी हमास की भी है, वो एक ऐसा अकॉर्ड या फिर एक ऐसा कुछ तो करेंगे उसको, उसकी वजह से उनको रिकॉग्निशन, वर्ल्ड अटेंशन मिलना चाहिए, ये उनका कहना है, ठीक है। बट जब आप पॉलिटिकल इस्लाम को आप प्रमोट कर किया था जैसे कि ओस्लो अकॉर्ड में, तब तभी जब वर्ल्ड का अटेंशन था वो उनके पास आया था, ठीक है। पहले तो सेकुलर की जो बातें की थी कि हमारा राइट है ये, तब तो किसी कंट्री ने उनको मैंडेट नहीं दिया था, यूएन ने मैंडेट दिया था। तो वो मैंडेट उनके मतलब इतना फेवरिंग में नहीं था उनके कि उनको लैंड पूरी मिल जाए। अभी जो अटैक हुआ उसमें अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, इसमें भी प्रोवोक किया गया इस्लामिज्म को, इस्लाम के नाम पे वॉर किया, ऐसा प्रोवोक, ऐसा पोर्ट्रेट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो अमेरिकन से, यूके यूएसए के लोग हैं वो तो इसराइल को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो उनके देश है, उनका कल्चर, इनका कल्चर मिलता है। तो ये बोल रहे हो, यस, यही बोला गया है कि जो बायसनेस होगा वेस्ट का वो तो इसराइल की तरफ होगा, और हमास का जो वॉर उन्होंने जो प्रोक्लेम किया है वो रिलीजियस बेसिस पे किया है, और वो सपोर्ट भी उसी के बेसिस पे मांग रहे हैं, ठीक है। मेंस के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है और इसको कुछ लिख भी नहीं सकते आप इसके आंसर में, बस ऐसे ही था आपका एक थिंकिंग व्यू बनने के लिए, ठीक है। इंडिया रैंक ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 आउट ऑफ 125 कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया के अंदर वर्ल्ड में हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग है जो कि 18.7% है, ठीक है। हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग कितना है? 18.7%। देखो चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है एंड चाइल्ड स्टंटिंग एक होता है, ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है एज के हिसाब से हाइट, नहीं नहीं, चाइल्ड वेस्टिंग का क्या मतलब होता है ये इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि जितना उसका वेट है, जितना उसका वेट है उतनी उसकी हाइट नहीं है, ठीक है। और चाइल्ड स्टंटिंग में क्या होता है, जितनी हाइट है उसकी उतना उसका वेट, ठीक है। सॉरी, ये इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं जो बोला वही सही है कि वेस्टिंग चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब यही होता है कि उसकी जो हाइट है, इतना याद रखे चलो, उसकी जो हाइट है, हाइट के हिसाब से उसका वेट नहीं है, 100% सही है, ठीक है। उसकी हाइट है उसके हिसाब से उसका वेट नहीं है। तो इसमें इंडिया हाईएस्ट है, वेस्टिंग में इंडिया हाईएस्ट है क्योंकि उसका जितनी हाइट है उतना उसका वेट नहीं है, ठीक है। तो इंडिया का 18.7% ये उसका रिकॉर्ड है, और इंडिया को 107 रैंक मिली जो अभी मैंने डिस्कस किया आपको 2022 में, ठीक है। और ग्लोबल 100 इंडेक्स में इंडिया का स्कोर 28.7, इसको मत भूलिए, ये आउट ऑफ 100 दिया जाता है, 0 मतलब बेस्ट, 100 मतलब वर्स्ट, ठीक है। उसके बाद कास्ट सेंसस हुआ है बिहार के अंदर, उससे रिपोर्ट है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ पॉइंट देखेंगे। मंडल कमीशन ने बताया था कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए ओबीसी को, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में और गवर्नमेंट सर्विस में इनको ये दिया जाए, और 15% सीलिंग बाद में गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर लगाई थी। इंदिरा साहनी केस के अंदर ओबीसी का रिजर्वेशन जो दिया था वो कास्ट सेंसस को ऑन द अदर देन कास्ट सेंसस पे दिया था क्योंकि उनका हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस था, ठीक है। तो इनका रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था किसके अंदर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, इंदिरा साहनी के 2022 के अंदर, ठीक है। इंदिरा साहनी 22 केस, इंदिरा साहनी केस इन 1992 upheld the OBC reservation based on the criteria other than caste, ठीक है। other than caste criteria पे उनको रिजर्वेशन दिया गया, allowing OBC reservation in public employment and educational institutions. Opposition to the caste census arises the fear revealing that the actual population share of OBC could lead to the increased demand of reservation quotas. अगर एक्चुअल हर कास्ट का सेंसस बाहर आएगा, पॉपुलेशन नंबर बाहर आएगा, तो डिमांड भी बढ़ेगी कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए, एवरी कास्ट विल आस्क रिजर्वेशन, ठीक है। तो रिजर्वेशन का मतलब जो रिजर्वेशन कोटा है वो बढ़ाना पड़ेगा। With the Supreme Court validating the reservation quota beyond the 15% threshold, there is a growing demand to expand the OBC reservation beyond 27%, said by the Mandal Commission. तो जो 50% कोटा दिया गया है
इसको भी किसी किसी केसेस में, जैसे तमिलनाडु के अंदर इसको इसके ऊपर भी रिजर्वेशन दिया गया है और इसको भी अपहोल्ड किया गया है। इन सरकमस्टेंसेस बोला गया था कि हम अपहोल्ड करते हैं कि 50% के ऊपर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इसी का एग्जांपल देता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। 2019 में एक एक्ट आया था, तो उसके अंदर 10% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा और दिया गया था, एडिशनल टू द 50% रिजर्वेशन, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अपबिल्ड किया है। ठीक है, मतलब इसको सही ठहराया है। टू ascertain the accurate number of OBC and the proportions of individual caste within the OBC category, a fullest caste enumeration through a nationwide caste census, economic caste census is considered necessary। ठीक है, यही बोला गया है कि टू ascertain the accurate number of OBC की एक्यूरेट नंबर निकालने के लिए द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल कास्ट, उसके अंदर हर ओबीसी के अंदर बहुत कास्ट है, तो उसके अंदर हर कास्ट का कितना प्रोपोर्शन है वो निकालने के लिए अ फुल कास्ट इनोमिनेशन थ्रू नेशनवाइड कास्ट सेंसस, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इज नेसेसरी, उसके लिए सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करना नेसेसरी, यही बोला गया। ठीक है, उसके बाद इंडिया जो अपोजिशन का ब्लॉक है, राइट्स टू मेटा, मेटा मतलब जो फेसबुक की जो कंपनी, उसका नाम अभी चेंज करके मेटा और उसको गूगल, टू रिमेन न्यूट्रल अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन। तो यही बोला है उन्होंने कि आप जो एड कैंपेन चलाओगे या फिर आप जो इन्फ्लुएंस करोगे लोगों को, तो आप न्यूट्रल लो। ये अपोजिशन का जो एक ब्लॉक है इंडिया के अंदर, उन्होंने बोला है, जिसके अंदर कांग्रेस है, बाकी बहुत सारे रीजनल पार्टीज भी इनके साथ मिक्स हुई। तो इन्होंने ये राइटिंग में दिया है मेटा को और गूगल को कि आप न्यूट्रल रहिए। उसके बाद कोर इशू इज कनाडा बीइंग हेवन फॉर द टेररिस्ट से द इंडिया। देखो, एक G20 की पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट हुआ था, उसको P20 बोलते हैं, होस्टेड बाय इंडिया। उसके अंदर जो कनाडा के स्पीकर ऑफ द कैनेडियन सीनेट आने वाले थे, रे गैंगे, ये नहीं आए। पहले उन्होंने बोला था हम आएंगे, फिर उन्होंने नहीं आए। ठीक है, तो इसके अंदर इंडिया ने बोला है कि कोर इशू इज कनाडा बीइंग सेफ हेवन। सेफ हेवन का मतलब होता है जहां वहां जाके कि क्रिमिनल्स आराम से रह सकते, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी फॉर द टेररिस्ट, ये बोला है उन्हें। न्यू दिल्ली कमिटेड टू इंश्योरिंग पैरिटी इन डिप्लोमेटिक प्रेजेंस। ठीक है, हमें हमें पैरिटी चाहिए डिप्लोमेटिक प्रेजेंस में, ये मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के स्पोक पर्सन उन्होंने बोला है। इट अर्जेस ओटावा, मतलब ओटावा ये कैपिटल है कनाडा की, to take more seriously its obligation to ensure the security of Indian diplomats missions। तो बहुत इंस्टेंसेस हुई है पिछली बार कि जिसके अंदर कनाडा के अंदर जो इंडियन डिप्लोमेट्स रहते हैं इंडियन मिशन से, वहाँ पे उनके ऊपर अटैक हो गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो हमने बोला है कि आप उसके ऊपर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, यही अपन ने बोला है। और ये जो समिट था, इससे पहले कि जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जॉर्डन के किंग को बात की और उन्होंने डिस्कस किया था कि इंडिया ने ऐसा ऐसा किया, इंडिया ने हरदीप सिंह निज्जर को हमारे सॉइल में आके मारा, हमारे कंट्री में आके मारा। तो ये उनका चालू है। ठीक है, इंडिया फ्रांस डिफेंस मिनिस्टर होल्ड 5th डायलॉग। ठीक है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके काउंटर पार्ट जो फ्रांस के, उनका अभी 5th मिनिस्टर डायलॉग हुआ है। बस इतना ही इस न्यूज़ में, बाकी कुछ भी नहीं। इंडिया शुड लर्न लेसन्स फ्रॉम अटैक ऑन इसराइल से दो एनएजी चीफ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड चीफ के जो डायरेक्टर है गणपत, उन्होंने उन्होंने बोला कि इसराइल पे जो अटैक हुआ उससे इंडिया ने सीखना चाहिए। उन्होंने दो चीज़ों का बोला इंडिया के लिए। वी शुड हैव अ फ्रेमवर्क फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट रिस्पॉन्स एट द नेशनल लेवल। एक क्राइसिस मैनेजमेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए नेशनल लेवल पे ऑन एक्सट्रीम टेररिज्म सिनेरियो। ठीक है, वाइल रेजिलियंस ऑन टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या चीज़ बोली उन्हें, रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी इम्पेरेटिव्स, इट हैज़ बी complemented by highly skilled person who are पेनेकल ऑफ देयर क्राफ्ट। पेनेकल मतलब जो पीक पे उनके क्राफ्ट, मतलब इन टेक्नोलॉजीज के अंदर, तो उसको अपन ने सपोर्ट करना चाहिए और उनको हाईएस्ट टेक्नोलॉजी देनी चाहिए। वी नीड टू कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट इन द स्किल अपग्रेडेशन ऑफ आवर पर्सनल हु आर अल्टीमेट रिडीमर्स इन द टेररिस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। उनको अपन ने सपोर्ट करना चाहिए टेक्निकल। पहला तो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए क्राइसिस मैनेजमेंट रिस्पॉन्स नेशनल लेवल पे, और दूसरा जो बंदे ये मैनेज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर क्राइम को डिफेंड करने के लिए, टेररिस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाने के लिए, तो उनको अपने को अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके ऊपर पैसा गवर्नमेंट ने लगाना चाहिए।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अर्जेस वुमन टू रीथिंक द प्ली टू एंड 26 वीक प्रेगनेंसी। कल मैंने इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस किया, तो अब मैं फिर उसको फिर से डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली गई है, तो चीफ जस्टिस ने ये बोला है कि वुमेन्स एटोनॉमी इज इम्पोर्टेंट बट इक्वली वी मस्ट कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट वेदर इज डन विल अफेक्ट द राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। देखो 26 वीक का प्रेगनेंसी है, तो जो मदर है उन्होंने बोला है कि हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पहले 1 साल का एक बच्चा है और वो बोल रहे मेरी मेंटल हालत अच्छी नहीं है। तो ये पहले 2 जजेस बेंच के पास प्ली गई थी, तो दोनों वुमेन्स थी, जजेस थी, तो दोनों का डिफर हो गया वर्डिक्ट में, तो उन्होंने रेफर किया चीफ जस्टिस के पास। तो चीफ जस्टिस ने अभी इसको बोला कि आप फिर से एक बार देखो, क्योंकि जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके भी कुछ राइट है ना, आपके भी वुमेन्स खुद के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे राइट, रिप्रोडक्शन पे आपका राइट है, बट जो बच्चा अभी जन्मा है उसके मतलब जो पेट के अंदर है उसके उसके भी कुछ राइट है, और 26 वीक का है। ठीक है, तो अगर डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी कि अगर अभी भी इसको अपन निकाल देंगे बाहर पेट से ऑपरेशन करके तो ही कैन सर्वाइव, तो उसका भी एक राइट्स है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अ ट्रेस नीड टू बी बैलेंस्ड राइट ऑफ बोथ मदर एंड अनबॉर्न चाइल्ड। द 3 जज बेंच अर्जन द केस फॉर फर्दर हियरिंग। ठीक है, आगे जो हियरिंग आएगी उसको अपन देखेंगे। उसके बाद पुतिन इन किर्गिस्तान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड सिंस द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अरेस्ट वारंट। देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल ने पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट दिया गया था इन मार्च में, कि ये कहीं भी जाएंगे तो इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और ये एक यूक्रेनियन चिल्ड्रन के डिपोर्टेशन के केस के ऊपर इनको दिया गया है। तो ये अरेस्ट वारंट के चलते ही वो जैसनबर्ग नहीं आए थे। ठीक है, जैसनबर्ग में जहाँ समिट हुआ था वहाँ पे भी वो, ब्रिक्स का जो समिट हुआ था जैसनबर्ग में अभी अगस्त में, वहाँ पे भी वो नहीं आए। ठीक है, और इंडिया में भी नहीं आए G20 के अंदर, G20 में, तो ये कहीं पे भी नहीं गए। तो उसके बाद सबसे पहले ये किर्गिस्तान गए। ठीक है, किर्गिस्तान जाएंगे अभी, तो देखेंगे इनका अरेस्ट होगा नहीं होगा, नहीं होगा इसलिए वो जाएंगे, और ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, देखते हैं आगे। उसके बाद अ स्ट्राइक डिवस्ट गाजा, इजराइल प्रिपेयर्स फॉर ग्राउंड इन्वेजन। देखो पहले इजराइल ने अटैक्स, एयर अटैक्स किए। ठीक है, एयर अटैक्स किए, और उसके मतलब उन्होंने पूरा जमीन ये कर लिया। ठीक है, दे मेक द लैंड, उन्होंने ह्यूमनलेस लैंड बना लिया, फिर उसके अंदर फिर वो अपनी आर्मी भेजेंगे गाजा स्ट्रिप के अंदर, और फिर वहाँ पे वो इंक्रोजन कर देंगे पूरा, ये इन्होंने बोला है। पहले उन्होंने एयर स्ट्राइक किए, लोगों को भगाया वहाँ से, फिर अभी वो आर्मी घुसाएंगे, आर्मी अपनी खुद की। ठीक है, रिचुअल टू रियलिटी, द इवोल्यूशन ऑफ हैंड हाइजीन पोस्ट कोविड-19। ठीक है, देखिए द इनिशिएशन द initiated in 2008 with goal of mobilization people worldwide to wash their hands. Global hand washing day is observed annually at 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और इसको इनिशिएटेड 2008 में किया गया था। दिस ईयर द थीम इज क्लीन हैंड्स विद इन रीच। तो क्लीन हैंड्स तो अपने हाथ में अपन इसको धो के खाना वाना खा सकते हैं, तो यही उन्होंने बोला है कि कोविड-19 की रिस्क भी इसके बहुत अवॉइड हो सकती है। तो इतना याद रखिए, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर में होता है, और उसकी थीम क्या है, क्लीन हैंड्स आर विद इन रीच, क्लीन हैंड्स आर विद इन रीच, और इसको 2008 में चालू किया गया था। बस इसका PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम के ऊपर स्वैग UPSC ओनली बोल के सर्च कर सकते हो, आप उसका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसका PDF अवेल कर सकते हो। थैंक यू।